सर, उत्तराखंड में पहली बार ऐसा हुआ है कि इतनी बड़ी चुनौती पुलिस के सामने आई है राज्य गठन के बाद, कि ये होनहार शिक्षित बेरोजगार हैं, उनको एक न्याय दिलाने की जो एक पूरी कार्रवाई है वो आपके नेतृत्व में हो रही है। ये अपने आप में कितना चैलेंजिंग है और अब कार्रवाई को हम किस स्तर पर देख रहे हैं? देखिए, जब शुरुआती दौर था तब नहीं लग रहा था कि इतना बड़ा काम होगा, पर जब जांच हुई और ये सामने आया कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हुई है, तो हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से अनुरोध किया कि इसमें एफआईआर की आवश्यकता। उन्होंने इमीडिएटली अप्रूवल दिया और एफआईआर हुई। तो आप देख ही रहे हैं कि एक के बाद एक इसमें खुलासे हो रहे हैं। शुरू में नहीं अंदाजा था कि 916 जो सिलेक्शन हुआ है उसमें 200 प्लस जो है नकल या मतलब पेपर लीक से भर्ती हुए होंगे। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं 20 से 25% लोग जो है, तो काफ़ी बड़ा स्कैम निकल करके आया है। और अभी पिछले लगभग 40 दिनों में हमने 32 लोग गिरफ्तार कर लिए हैं। और आप ये भी देख रहे हैं कि नेटवर्क पूरे उत्तराखंड में तो है ही है, वो कहीं धामपुर और लखनऊ तक कनेक्टेड है। तो बड़ा चैलेंज है। ऐसा नहीं है कि उत्तराखंड पुलिस के लिए पहला ऐसा चैलेंज तो उत्तराखंड पुलिस को बीच बीच में आते रहते हैं। आपने देखा कोविड भी एक चैलेंज था, कुंभ भी चैलेंज था और कांवड़ भी है, बट ये बहुत बड़ा चैलेंज है, इसमें कोई शक नहीं। पिछले 1.5 साल की बात करें सर, कार्यकाल आपके बाद एसटीएफ ने बहुत शानदार परफॉर्मेंस किया है, चाहे वो कई ड्रग्स के मामले हों, साइबर का एक बहुत बड़ा मामला। एसटीएफ ने ये वाला मामला बहुत ज़्यादा क्योंकि बहुत ज़्यादा इसमें कार्रवाई करी है, तो कहीं ना कहीं कुछ सवाल भी ऐसे उठते आ रहे हैं कि कुछ ऐसे लोग भी जो लगता है कि लोगों को लगता है कि कुछ ऐसे सिस्टम से जुड़े हुए लोग भी हैं, उन पर एसटीएफ की नज़र नहीं है। जबकि 32 लोग जो गिरफ्तार करे हैं उसमें 5 बहुत महत्वपूर्ण कड़ियाँ भी जो आप लोगों ने गिरफ्तार करी हैं। तो क्या लगता है कि सर ऐसे कुछ चीज़ें हमारे पे पॉइंट छूट भी रहे हैं सिस्टम से? देखिए, पहली बात तो यह है कि निस्संदेह एसटीएफ बहुत अच्छा कर रही है। और वही एक कारण था कि जब ये मुकदमा दर्ज हुआ, एफआईआर दर्ज हुई थाना रायपुर में, तो हमने इसकी तफ्तीश एसटीएफ को दी। मैं चाहता तो इसको जिला पुलिस से भी दे सकता था, किंतु जिला पुलिस के पास न टाइम है, उनको बहुत ज़्यादा लोड भी है, वर्कलोड आप जानते हैं, क्राइम का, लैंड ऑर्डर का, दूसरे और सिक्योरिटी इश्यूज। तो इसलिए मैंने इसको एसटीएफ को दिया और एसटीएफ अभी तक बहुत अच्छा कर रही है, पहली बात। दूसरा ये कि अभी ख़त्म तो हुई नहीं विवेचना, विवेचना आगे चल रही है। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि हमने अभी तक किसी को भी छोड़ा है। एसटीएफ की सब पे नज़र है। जो जो आप कह रहे हैं सिस्टम में जो लोग थे उन पे भी उसकी नज़र है, उनसे भी पूछताछ हुई है, ऐसा नहीं है कि उनसे पूछताछ नहीं हुई है। और उसमें भी हम कंक्रीट जिसका जितना रोल होगा वो उसको उजागर कर देंगे। पूरा का पूरा काम पूरी निष्पक्षता और पारदर्शिता से किया जा रहा है, इसके बारे में निसंकोच रहिए। सर, यूकेसी ट्रिपल सी में जो अभी तक की कार्रवाई चल रही है उससे बहुत ज़्यादा अभी मुख्यमंत्री भी प्रभावित हैं, जगह जगह उनका भी अलग अलग दिन बयान आ रहा है। अभी कल ही उन्होंने जो है वन दरोगा की जांच भी दी है, जीरो टॉलरेंस की उन्होंने नीति अपनाने की बात कही है, और उसी के तहत आपको कई अन्य जांचें भी, जैसे वन दरोगा हो गया, सचिवालय रक्षक दल हो गया, तमाम वो जांचें भी हैं। क्या वो जांचें भी जिस तरह से पेपर लीक अभी तक हमने जो शानदार जाँच करी है वो भी उस तरह से आप देखते हैं कि वो भी आखिरी पड़ाव तक पहुँचेंगे? देखिए, हम जो भी करेंगे 100% फेयरली करेंगे, जैसे मैंने कहा, निष्पक्षता से करेंगे और पारदर्शिता से करेंगे। और वो बिल्कुल आप आश्वस्त रहिए कि 100% सही जांच होगी, सही विवेचना होगी। क्योंकि ये तो काम है, एक से एक कड़ी जुड़ती चली जा रही है, आपने देखा। उसी तरह से इनका बाकी का भी वही काम करेंगे। कहीं ना कहीं जो ऑनलाइन परीक्षा है उसमें भी कुछ न कुछ गड़बड़ नज़र आया है, तभी हमने उसकी जांच के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट किया है, तभी उन्होंने जांच ऑर्डर की है। तो हम लोग हर चीज़ को उजागर करके रख देंगे जनता के सामने, साफ साफ। पुलिस भर्ती का भी सर, क्योंकि पुलिस 2015-16 की भर्ती भी, उस पर भी कई चीज़ें जो हुई थी वो सामने आई थी, खासकर पेपर लीक से ही कुछ ऐसे ही बताया जा रहा है कि उसी से कुछ सबूत मिले थे और आपने एक प्रस्ताव भी भेजा। उस जांच को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि उसमें क्योंकि वो तो विभाग की ही जांच है, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जो हम ये विवेचना कर रहे थे पेपर लीक यूकेएसएससी वाले, इसी में हमें जो अभियुक्त हैं उनके माध्यम से भी आइडिया हुआ कि कहीं ना कहीं उसमें भी गड़बड़ी की संभावना है। इसीलिए फिर मैंने, क्योंकि विभाग का मामला था, यद्यपि परीक्षा विभाग ने नहीं करवाई है, परीक्षा पंतनगर विश्वविद्यालय ने कराई है, तो इसीलिए विभाग का मामले को देखते हुए मैंने उसकी विजिलेंस जांच की जो है संस्तुति की, जिससे कि कोई विभाग में उसमें कोई उसको वो न करने का प्रयास करे, जांच को प्रभावित करने का प्रयास न करे। इसलिए मैंने उसको विजिलेंस, और माननीय मुख्यमंत्री द्वारा अनुमोदित हो गई है, वो जांच भी विजिलेंस पे पहुंच चुकी है।
सर इसमें एक सवाल ये है कि अभी तक की जो 32 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें 4 से 5 हाकम जैसे मनराल हो गया, केंद्रपाल जैसे लोग जो है, और जो जहाँ पर ये पेपर छपता था वहाँ जो है राजेश चौहान जैसे लोग भी हैं जो बहुत बड़े पैमाने में लगता है कि वो मास्टरमाइंड की भूमिका में ही है। कुछ ऐसी बीच में जो चीज़ें आई हैं, कई तरह के जो सोशल मीडिया में भी चला, कई तरह के लगा कि जो इसमें हाकम सिंह जैसे लोग हैं उनके साथ कुछ फोटोग्राफ ब्यूरोक्रेट के भी हैं, राजनेताओं के भी हैं, उसमें कई सारी चीज़ें जो हैं वो गलत संदेश लोग फैला रहे हैं, उसमें आपका क्या कहना है? देखिए मुझे इसको ऐसा लगता है कि पहली बात तो जो इस तरह के लोग हैं वो अपना क्षेत्र में प्रभाव बढ़ाने के लिए, अब इसको लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो वो स्वयं प्रयास करके बड़े बड़े नेताओं से, अधिकारियों के साथ फ़ोटो खिंचवा लेते हैं। क्योंकि जनप्रतिनिधि होने के नाते बड़े नेता को या अधिकारी को कई बार उनको 20 जगह जाते हैं, हम लोग 50 लोगों से मिलते हैं, तो उसमें वो फ़ोटो खिंचवाने का उनको मौका मिल जाता है और फिर उसको सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित कर वो जनता में ये संदेश देना चाहते हैं कि हम बड़े नेताओं के या बड़े अधिकारियों के नज़दीक हैं। उससे उनका उनका वो बढ़ता है, किंतु ये ज़रूरी नहीं है कि अधिकारी उसे जानता हो या नेता उसे जानता हो और वो उसको या उसको पता हो कि अपराधी किस्म का आदमी है या इसका दुरुपयोग करेगा, ये कोई ज़रूरी नहीं है, इसका पता नहीं चल पाता। पर बड़ी बात यह है कि चाहे वो हाकम सिंह हो, चाहे वो मनराल हो, चाहे वो हमारा शशिकांत हो या केंद्रपाल हो, किसी को फ़ायदा नहीं मिला फ़ोटो खिंचवाने का। सभी जेल में हैं और सबके ऊपर बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है। एक चीज़ आपने और इनिशिएटिव लिया जो मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि संपत्तियां भी इनकी जब्त होंगी जो इन्होंने अवैध रूप से कम करी हैं, उस कड़ी में आप किस तरह से बढ़ रहे हैं? क्योंकि आपने कुछ टीमें भी रवाना कर दी है आप ही के नेतृत्व में, तो उसमें हम कितनी जल्दी देखेंगे? क्योंकि ये भी कह सकते हैं कि एक बहुत बड़ी प्रभावी कार्रवाई है। देखिए उसमें पहली बात, हम 18 अगस्त को ईडी को लेटर भेज चुके हैं कि आप भी इनकी जो है मनी लॉन्ड्रिंग अगर कोई की जा रही, कि किसी के द्वारा की जा रही, तो उसकी जांचें करिए। दूसरा, हमने इनकी प्रॉपर्टियों का जो है को खंगालना शुरू कर दिया कि इसके पास कहाँ कहाँ प्रॉपर्टी है। तीसरा, इनकी प्रॉपर्टी जब्त करने की कार्रवाई में टेक्निकल थोड़ा डिले है, क्योंकि वो तभी संभव है जब गैंगस्टर एक्ट लग जाएगा, जिसको हम जल्दी लगाने वाले हैं। थोड़ा समय और लगने की संभावना, बट बहुत शीघ्र उसको करेंगे और प्रॉपर्टियां 100% इनकी जब्त कराएंगे जो भी गलत ढंग से इन्होंने बनाई हैं प्रॉपर्टीज। अभी तक की जांच सर निसंदेह सारी तारीफ कर रहे हैं। बेरोजगार संघ ने जो इसकी शिकायत करी थी, जहां से ये मामला शुरू हुआ था पेपर लीक का, वो भी इस बात से पूरी आश्वस्त है कि बहुत अच्छी जांच आपके नेतृत्व में हो रही है। इसके बावजूद भी एक सवाल उठ रहा है सर कि कुछ ऐसे लोग हैं जो सिस्टम से जुड़े हों या बाहर से, ऐसे कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें आप बड़ी मछलियां कह रहे हैं। हालांकि हम इसमें काफ़ी बड़े मछलियों को गिरफ्तार कर चुके हैं। उस चीज़ को लोग कह रहे हैं कि वो जो है एजेंसी जो जांच कर रही है वो उससे परे है, ऐसे में सीबीआई जांच हो। इसको आप कैसे देखते हैं? पहली बात तो हमने कम से कम 4-5 बड़ी मछली पकड़ी, जिनको सो कॉल्ड बड़ी मछली कहेंगे, क्योंकि जो इस प्रेस का मालिक है चौहान, उसका तो टर्नओवर ही एनुअल 100 करोड़ से ऊपर है। बाकी लोग भी 50-100 करोड़ के बीच के 4-5 लोग हैं इनमें, जो आपने देखा होगा। दूसरी बात, मैं ये स्पष्ट कर दूं कि हमारे ऊपर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है, कोई प्रभाव किसी ने नहीं डाला गलत। हम जो सामने जो हमारा अभियुक्त बन रहा है उसको हर हालत में जेल भेज रहे हैं। तीसरी बात, इसके बावजूद भी कुछ लोगों के मन में शंका बनी रहती है, बना रहना स्वाभाविक भी है, तो हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं है। अगर सरकार इसको सीबीआई को देना चाहे तो दे दे। हमारे पास तो ये है कि जब तक हमारे पास है हम फेयर काम करेंगे, निष्पक्ष काम करेंगे और बड़े पारदर्शी ढंग से काम करेंगे। सर इसमें बहुत ज़्यादा जो कार्रवाई शुरू हुई थी हमारी, उत्तराखंड से लेकर आप उत्तर प्रदेश लखनऊ तक पहुँचे, कुछ ऐसा लगता है कि सर ऐसा भी कुछ और लोग हैं जो एसटीएफ के अभी भी उसके रडार पर हैं और ऐसे कुछ बड़े लोग हैं उनकी भी गिरफ्तारी हो सकती है? देखिए काफ़ी कुछ तो हो चुका है पर 100% नहीं हुआ है, कुछ तो बाकी है, वो सामने आएगा धीरे धीरे आपके। सर इसके साथ साथ आपको एक जांच, जो तमाम अन्य जांचें भी जो आप मिल रही हैं, उसको आप कितनी चुनौतीपूर्ण देखते हैं? क्योंकि कई मामले, जैसे अब भर्ती के मामले हो गए, पुराने भी हो गए, नए भी हो गए, क्योंकि देखा जाता है कि जितनी पुरानी भर्ती हो जाती है तो एविडेंस हो, कई चीज़ें मिट जाती हैं। अब क्योंकि वो भी एक पूरी नज़र जो है इस वक्त पूरे प्रदेश की नज़र उत्तराखंड पुलिस पर है, अन्य जांचों को कैसे देखते हैं आप? देखिए जिनकी ज्वाइनिंग हो चुकी है उनके लिए तो मामला तो प्रॉब्लम में फंसेगा, थोड़ा तो दिक्कत आएंगी, किंतु बाकी जो नई भर्तियां हैं उसके तो आराम से हमें सब एविडेंस मिल ही जाएंगे। हम लोग तो बेस्ट प्रयास कर रहे हैं कि जो जो हमें जांचें दी गई हैं उसको 100% उसमें दूध का दूध और पानी का पानी कर दें। 22 साल के सर उत्तराखंड बनने के बाद ये बहुत बड़ा चर्चित मामला है कि पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, क्योंकि सिस्टम के साथ जुड़ा हुआ मामला है, बेरोजगार लोगों के साथ जुड़ा हुआ है।
तमाम ये जांचें जो है लगातार आप अभी तक की जांचें जो है बहुत लोग बहुत सराहनीय कार्य बता रहे हैं। बाकी जो जांचें हैं वो भी हम उसी को उसको किस तरह से हम आगे बढ़ाते हुए निकलेंगे और हम जो है क्या बेरोजगार जो लोग हैं उनको ये विश्वास दिला पाएंगे कि जो बाकी भी जांचें होंगी वो निष्पक्ष तरीके से पारदर्शी होंगी। ज़रूर होंगी, 100% होंगी। मैं ये बिल्कुल लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूँ। और मेरे ख्याल से एक बार मामला खुला तो ये जो है एक प्रकार से जो गंदगी है ये साफ़ भी हो जाएगी हैं। और अगली बार से जो सिस्टम है मेरे ख्याल से उसको वो भी थोड़ा और बेहतर हो जाएगा, बेटर हो जाएगा, क्योंकि उसको पता चल जाएगा कि कैसे जो नकल माफिया है किसी न किसी तरह से सिस्टम को पार करने का प्रयास करता है। तो इससे चीज़ें सुधरनी चाहिए। इस गिरोह को सर कैसे देखते हैं, क्योंकि ये एक सिस्टम के अंदर एक बकायदा इसको खोखला करने का काम करता है, इसको आप कितना गंभीर मानते हैं? देखिए, गिरोह जिसकी मोडस ऑपरेंडी समझिए ना, ये एरिया वाइज 4-5 बड़े बड़े गैंगस्टर टाइप के लोग हैं, माफिया लोग हैं, ठीक है। वो लोगों को से पैसा इकट्ठा करते हैं, फिर पेपर को आउट कराने का या नकल कराने का प्रयास करते हैं। उसके लिए उन्होंने प्रेस के मालिक तक को इन्फ्लुएंस किया होगा। तो कुल मिलाकर के ये इस तरह से नेटवर्क बना हुआ है। तो ऑब्वियसली ये सब नकल माफिया कहेंगे, पेपर लीक माफिया कहेंगे या फर्जी भर्ती माफिया कहेंगे, वही है। और इसके ऊपर हमारा प्रहार जारी है और जारी रहेगा। आखिर में सवाल सर ये है कि बेरोजगार लोग हों जो इस जांचों से जुड़े हुए हैं या जो इस तरह की चीज़ें देख रहे हैं कि पुलिस इतना अभी तक तो बहुत अच्छा काम हो रहा है, राज्य के लोग में हर जगह ये चर्चा है इस पुलिस पे, तो आप आखिर में ऐसा क्या अपील या क्या संदेश देना चाहेंगे पूरी जांचें जो अभी हुई हैं और आगे भी हों? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारी जांच जब तक हमारे हाथ में पूरी तरह से निष्पक्ष और पारदर्शी ढंग से की जा रही है, हम पे विश्वास रखें और अनावश्यक रूप से कोई एक दूसरे लोगों के जाल में बहकावे में आकर के सोशल मीडिया पे अनावश्यक रूप से कमेंट ना करें, पोस्ट ना डालें। भरोसा रखें, जो हो रहा है बिल्कुल 100% पारदर्शी ढंग से हो रहा है। धन्यवाद सर। तो इस तरह से आपने देखा कि जिस तरह से कि अभी तक पेपर लीक की जो जांच हुई है वो लगातार सराहनीय कार्य के रूप में सामने आई है और बताया जा रहा है कि जिस तरह से आगे भी जो जांचें होंगी, चाहे वो सचिवालय रक्षक दल की हो, बीपीओ ग्राम विकास अधिकारी की हो, तमाम वो जांचें जो हैं पुलिस के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी और बहुत बड़ी चुनौती है। और इसी तरह से डीजीपी साहब ने जिस तरह से कहा कि बहुत अच्छी जांच करके वो आगे दिखाएंगे और जैसे अभी पेपर लीक को हमने एक मुकाम तक पहुंचाया, अन्य जांचें भी इसी तरह से आगे पहुंचकर एक इंसाफ मिलेगा और खासकर उन बेरोजगारों को जिनके साथ नाइंसाफ़ी हुई है उनको भी एक तरह से जो है इंसाफ तक हम पहुंचाएंगे। कैमरामैन परवीन सोनकर के साथ परमजीत सिंह, ईटीवी भारत, देहरादून।